बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आवाज़, तस्वीर और स्क्रीन, ये ज़रा तीनों चीज़ें कंफर्म कर दीजिए कि आपको ये तीनों चीज़ें मौसूल हो रही हैं। स्क्रीन पे इस वक्त इसी सेशन का एक ब्रोशर लगा हुआ है और मेरी तस्वीर आ रही है और मेरी आवाज़ आ रही है। एक स्टूडेंट ने कहा जी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, बताएं जी आवाज़ आ रही है? वेरी गुड। ऑल ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलें जी। सेशन का आगाज करते हैं। आज हम इंशाल्लाह एक बड़े ज़बरदस्त सेशन की तरफ जा रहे हैं। आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करना है कि आप लोग जब आगे कैफ में अब कदम रखेंगे, इंशाल्लाह अभी कुछ दिनों में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो जब आप कैफ स्टार्ट करेंगे तो कैफ के अंदर आपने किन बातों का ख्याल रखना है। इस वक्त हम जो एजुकेशन स्कीम है इसके हवाले से बात करेंगे कि एजुकेशन स्कीम जो है वो आ रही है कि नहीं आ रही, वो कब तक आएगी, और इस वक्त तक जो मुसद्दका इंफॉर्मेशन है, जो डिक्लेयर्ड कम्युनिकेशन आईकैप की तरफ से, वो क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर मैं आपको ये गाइड करूंगा कि अब आपने आगे प्लान कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों के जहन में ये भी आ रहा है कि अभी आगे उनके पास कैफ की क्लासेस स्टार्ट होने तक 2 महीने का टाइम है, उसको वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और इसमें वो क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके पास जो वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सेशन इंशाल्लाह हमारा बड़ा फ्रूटफुल होगा। आप लोगों की पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए होगी इंशाल्लाह, और आप लोगों से मैं डिफरेंट क्वेश्चंस पूछता रहूँगा। आप लोग भी हैंड रेस करते रहिएगा जब मैं आपको कहूँगा। तो सेशन का आगाज़ करते हैं जी। कुछ देर इंतज़ार करना होता है स्टूडेंट्स का। वो लोग जो पहली दफ़ा सेशन कनेक्ट कर रहे होते हैं उनको जूम की ऐप इंस्टॉल करने में या कनेक्ट करने में कभी कभार दिक्कत होती है। तो उनके लिए हम लोग नॉर्मली इंतज़ार करते हैं। लेकिन अब मेरा ख्याल है 5 मिनट्स हो गए हैं तकरीबन सेशन को स्टार्ट हुए पे, तो इंशाल्लाह अब हम बात अपनी शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बेसिकली वो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पढ़ के तो मैं नहीं सारी सुनाऊंगा। बस ये है कि जो आपसे रेलिवेंट है वो ये है कि डिफरेंट लेवल्स पे, कैफ पे और सी फैप पे, और इसी तरह से पीआरसी के अंदर एज ए टीचर, एज ए मैनेजर और एज ए कंटेंट एक्सपर्ट मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। हमारा एक फिजिकल इदारा है जिसमें मैं काम करता हूँ। इसी तरह से एक नियर पीयर के ऊपर हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारा एक लाइव क्लासेस का पोर्टल है, और इसी तरह से कुछ और पोर्टल्स वगैरह हैं जिनके ऊपर हम लोग सीए से ही रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और मेरा एक अपना भी एक टीचिंग का पोर्टफोलियो है। फॉर एग्जांपल आप लोगों जानते हैं कि पीआरसी 2 पीआरसी 4 में पढ़ाता हूँ। इसके अलावा एफएआर 1 का सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1, जो अब सिर्फ एफएआर रह जाएगा। इसी तरह से एमएफए, इसका फाइनेंशियल पोर्शन मैं पढ़ाता हूँ। उसका भी जो लेक्चर्स है वो भी नियर पेयर पे मौजूद है। एंड फिफ्थ वन इज हैंड्स ऑन कोर्स ऑन एमएस ऑफिस। ये भी एक कोर्स है जो कि आप लोगों ने कैफ में करना होता है। तो ये भी मैं टीच करता हूँ नियर पेयर के ऊपर भी, और डिफरेंट जो हमारे इदारे हैं वहाँ पे मैं टीच आउट कर रहा होता हूँ। तो जनाब ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन। हम लोग अगर आगे चलें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने जो बात करनी है ना वो ये है कि एजुकेशन स्कीम के हवाले से कुछ बातें या कुछ चीज़ें जो लोगों के जहन में आ रही हैं, जो कुछ कन्फ्यूजन उनके जहन में आ रही हैं। मैं अगर ये व्हाट्सएप अपना बंद कर दूं ताकि बार बार जो आवाज़ आ रही है आप लोगों को वो ना आए। ओके जी। तो एक चीज़ ज़रा आप लोगों के साथ शेयर करनी है, वो है इस वक्त तक की मुसद्दका इन्फॉर्मेशन जो आईकैप की तरफ से हमें मिल चुकी है न्यू एजुकेशन स्कीम के हवाले से। आप लोग क्योंकि आगे जा रहे हैं कैप के अंदर, तो आपको एजुकेशन स्कीम के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है। देखिए एजुकेशन स्कीम से क्या मुराद है। हमारे सीए के अंदर एक कोशिश ये की जाती है कि हमारी जो एजुकेशन है, जो हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हो, वो रेलेवेंट क्लास सब्जेक्ट्स हों, वो रेलेवेंट नॉलेज हो जो हम बच्चों को दे रहे हैं। फी ज़माना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत स्पीड, बहुत तेज़ी से तब्दीली आ रही है, जिसकी वजह से हमारे जो स्केड्यूल्स हैं, हमारे जो करिकुलम्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्सोलीट हो जाते हैं। तो मैंने ये देखा है कि पिछले को 15-20 सालों से हमारे इदारे की एक बड़ी एफर्ट होती है, और ये बड़ी कमेंडेबल एफर्ट है कि जिसमें ये किया जाता है कि हमारी जो एजुकेशन स्कीम है उसको हर 4-5 साल के बाद अपडेट किया जाता है। उसमें नए सब्जेक्ट्स, नई चीज़ें ऐड की जाती हैं। जैसे अभी हम जो करंट एजुकेशन स्कीम पढ़ रहे हैं वो 2021 में आई थी, 2021 में, और बिल्कुल उसके 4 साल के बाद ही हम लोगों ने दोबारा अपने सिलेबसेस को रिवाइज किया, अपने सिलेबस के अंदर नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स को ऐड किया है। आईटी से रिलेटेड बहुत सारे काम हुए हैं, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम हुआ है, ब्लॉकचेन डाटा एनालिसिस के ऊपर बड़ा काम हुआ है, क्योंकि अब ये चेंजिंग ट्रेंड्स हैं जो कि हम हमें नज़र आते हैं मार्केट के अंदर। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त ख्वाहिश है हमारे लोगों की कि
जो हमारे जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो हमारी एजुकेशन स्कीम को मैनेज करते हैं, उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त ख्वाहिश है और बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है कि वो एजुकेशन स्कीम को अपडेट रखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो चेंजेस हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड स्केड्यूल और बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड करिकुलम की तरफ जा रहे हैं। देखिए, दुनिया तब्दील हो रही है, जब दुनिया चेंज होगी तो उसके साथ साथ जो बंदा चेंज होगा वो रेलेवेंट रहेगा। जो तब्दीली के साथ तब्दील नहीं होगा वो पुराना हो जाएगा, वो ऑब्सोलीट हो जाएगा और अल्टीमेटली वो गेम से आउट हो जाएगा। तो इस वजह से एजुकेशन स्कीम 2025 बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें शामिल की गई हैं आपके सिलेबस के अंदर जो आपको अब ज़्यादा रेलिवेंट बनाती हैं। ठीक है, यानी कि क्योंकि होता ही है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उन्होंने जाके किसी इदारे में सिर्फ काम नहीं करना होता, उन्होंने इदारे को लीड करना होता है, उन्होंने इदारे की डायरेक्शन सेट करनी होती है। तो ये लोग दे शुड बी वेल वर्स्ड विद द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उन्हें पता हो कि आईटी के अंदर क्या काम हो रहा है, इस वक्त दुनिया के बदलते हुए ट्रेंड्स क्या है, इस वक्त सस्टेनेबिलिटी कैसे एंटर हो रही है। आपने देखा होगा कि आजकल तो बहुत ज़्यादा फ्लड्स वगैरह आने शुरू हो गए हैं। तो अगर हमारे बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर सस्टेनेबिलिटी ऐड नहीं होगी तो हमें और ज़्यादा इस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। और ये बड़ी अच्छी एफर्ट है कि इस वक्त हम लोग इन चीज़ों को ऐड करें। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था एजुकेशन स्कीम का, जो कि अब आईटी फोकस्ड हो गई है। तो अगर आपको कोई आज के बाद ये कहे कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, एआई आ गया है और आप लोग जो है ना वो ऑब्सोलीट हो जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को तो कोई पूछेगा ही नहीं, तो उसे कहिएगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं वो अपडेट हो रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं, हमारे सिलेबसेस अपडेट होते हैं। मेरा ख्याल है इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई भी और ऐसा इदारा होगा या कोई भी और ऐसी क्वालिफिकेशन होगी पाकिस्तान में जो इतनी स्पीड से जो चेंजेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आ रही है उनको अडॉप्ट कर रहा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मजे की बात है। आई एम श्योर कि आपको इंशाल्लाह इसका बेनिफिट जो है वो नजर आएगा। अच्छा, अभी तक एजुकेशन स्कीम की एप्लीकेबिलिटी के हवाले से बात करते हैं कि स्कीम कब आ रही है, कब बच्चों के ऊपर अप्लाई होगी। तो एक आई कैप की ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो कि मैं आपके साथ जिक्र करना चाहता हूँ। अ, एक मिनट, हाँ जी। आई कैप की ऑफिशियल स्टेटमेंट इस वक्त जो है, जो आई कैप की डिक्लेयर्ड स्टेटमेंट है वो ये है कि डायरेक्टिव shall become effective after the gazette notification of corresponding amendments in CA bylaws। इस वक्त जो आई कैप की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो ये है कि ये डायरेक्टिव्स या ये एजुकेशन स्कीम है ये तब अप्लाई होगी जब सीए बायलॉज के अंदर जो चेंजेस हैं वो अमेंड हो जाएंगी और वो गवर्नमेंट से अप्रूव होंगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट से ये चेंजेस अप्रूव होनी है। जब गवर्नमेंट से चेंजेस अप्रूव हो जाएंगी और ये गजट नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा उस वक्त, उसके बाद फिर ये एप्लीकेबल होगी। ठीक है, इसमें एक पहले 6 महीनों की एक बात थी जो अब इन्होंने लिखनी छोड़ दी है। तो अब इसके ऊपर कोई क्लैरिटी मौजूद नहीं है कि 6 महीनों की बात अभी भी रेलिवेंट है कि नहीं। यानी कि उन्होंने ये कहा था कि आफ्टर द 6 मंथ्स ऑफ गजट नोटिफिकेशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट। तो ये बात जो है ये अभी नजर नहीं आ रही कहीं पे भी। लेकिन बहरहाल ये है कि जब तक ये स्कीम अप्रूव नहीं होती उस वक्त तक अप्लाई नहीं होगी। लेकिन अब मैं कुछ आई कैब की अनऑफिशियल स्टेटमेंट्स की बात करता हूँ, जो इनके ऐसे लोग जो कि एजुकेशन स्कीम के अप्रूवल से रिलेटेड है और वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ बताया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जनाब बहुत जल्द स्कीम अनाउंस होने वाली है। कुछ लोग ये कहते हैं कि बस इसकी अप्रूवल्स हो गई हैं और फिर अगर हम लोग वो जो हमारी पार्लियामेंट की जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसमें जाके देखें तो हमें इसकी अप्रूवल नज़र नहीं आती। लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ हो रहा है और इंशाल्लाह जब तक आप लोग जो है ना वो आगे मार्च की अटेम्प्ट देंगे, देर आर वेरी गुड चांसेस कि आपकी जो मार्च की अटेम्प्ट है वो न्यू एजुकेशन स्कीम के हिसाब से होगी। सही है जी। तो इट लुक्स लाइक, मैं ये नहीं कह रहा कि लाजमी तौर पे ऐसे है, लेकिन इट लुक्स लाइक जो लोगों ने बातें की हैं, जो बैकएंड पे जो अनऑफिशियल स्टेटमेंट्स चल रही होती हैं, जो साइड मीटिंग कॉर्नर मीटिंग्स में जो लोग आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उसके मुताबिक इट्स ऐसे लगता है कि जैसे नई एजुकेशन स्कीम जो है वो मार्च 2026 की अटेम्प्ट पे आपको नई एजुकेशन स्कीम के हिसाब से पेपर देने पड़ेंगे। तो अब आप लोगों के लिए अभी कुछ कन्फ्यूजन्स मौजूद है, क्लैरिटी मौजूद नहीं है। लेकिन इस कन्फ्यूजन के अंदर क्या करना है मैं अब आपको ये बताने लगा हूँ। कन्फ्यूजन क्या है कि आप पेपर पढ़ने हैं तो नई एजुकेशन स्कीम के हिसाब से पढ़ने हैं कि पुरानी एजुकेशन स्कीम के हिसाब से पढ़ने हैं। तो ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या ऐसी कन्फ्यूजन आप लोगों के जहन में है जिनको अब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है नई एजुकेशन स्कीम का कि उसमें क्या चेंजेस हो रही हैं। वो है जनाब, ये आप लोगों के सामने एक टेबल सा बना हुआ है जिसमें हम लोगों ने एक तरफ कैफ का ग्रुप ए, कैफ ग्रुप बी, सी फैप और जो है ये स्ट्रेटेजिक केस स्टडी SCS के नाम से एक नई स्टेज ऐड हुई है। पहले ये MSA होता था, यानी कि स्टेज मौजूद थी, लेकिन अब ये स्टेज जो है ये SCS कहलाती है, स्ट्रेटेजिक केस स्टडी।
तो ये 4 स्टेजेस हैं आपकी, जिसके ऊपर अब आपने आगे पढ़ना है। इसमें पीआरसी की स्टेज भी होती है, लेकिन क्योंकि आप लोग पीआरसी से आगे आ गए हैं तो आपको पीआरसी की जो स्टेज है उसमें कोई भी वो यहाँ पे लिख कर दिखाने की जरूरत नहीं थी। जो मेरी पीआरसी की इंट्रोडक्शन वाली जो सेशंस होते हैं उसमें फिर मैं पीआरसी वाली स्टेज भी दिखाता हूँ। अच्छा, कैफ की स्टेज ए के अंदर जो ग्रुप ए है, इसके अंदर कैफ का पेपर है एफएआर, कैफ टू है टैक्स प्रैक्टिसेस के नाम से, टैक्स प्रैक्टिसेस एंड कंप्लायंस। कैफ थ्री है डीएसआर, अब ये नया पेपर आया कैफ थ्री का, डाटा सिस्टम एंड रिस्क। डाटा सिस्टम एंड रिस्क, देखें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे ऐड कर रहे हैं। पहले ये वाला आप समझ लें कि कॉलम ही नहीं होता था, पहले आपको इसमें पढ़ाया ही नहीं जाता था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन अब ना सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पेपर्स पढ़ाए जाते हैं, बल्कि 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज भी हैं, बल्कि 3 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं जो कि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह और प्रेजेंटेशन वगैरह के ऊपर कराए जाते हैं। ठीक है जी। इसी तरीके से कैफ फोर है बिजनेस लॉ डायनामिक्स के नाम से, तो ये कैफ ए का ग्रुप है। फिर कैफ बी के सब्जेक्ट्स हैं। और सी फैब के अंदर ये सी फैब थ्री के नाम से एक नया पेपर आया है सस्टेनेबिलिटी के नाम से, सस्टेनेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, इस तरह से करके आपके पास एक सी फैब का पेपर आया है। तो कहने का मतलब ये है कि ना सिर्फ आपको एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्ट्रीम ऐड की गई है आपकी एजुकेशन के अंदर जिसके 2 पेपर्स हैं, बल्कि हैंड्स ऑन कोर्सेज की स्ट्रीम के अंदर आपको एमएस ऑफिस पढ़ाया जाएगा। और इसके अलावा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा एनालिटिक्स आइडा के नाम से एक कोर्स है जो कि आपको एडवांस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एडवांस डाटा मैनेजमेंट और एडवांस डाटा एनालिसिस की टेक्निक्स बताता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी जो एजुकेशन स्कीम है, इसके अंदर जो आपने पढ़ना है उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एम्बेड किया गया है, इंटरवीव किया गया है, ताकि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिले वो रेलेवेंट हो और आप किसी भी इदारे में जाएं तो आप बिल्कुल सिर्फ किताबी बातें ना करें, बल्कि आपको जो दुनिया है, जो उसके अंदर जो उभरती हुई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं आपको उनका पता हो। तो बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी वेल बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन आपकी ये एजुकेशन स्कीम है। और मैं तो हमेशा से ही आई कैप की एजुकेशन स्कीम और इनकी प्लानिंग का मोतरफ रहा हूँ। इन्होंने 2021 की जो एजुकेशन स्कीम दी थी वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। उससे पहले 2016 की एजुकेशन स्कीम होती थी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त थी। तो एजुकेशन स्कीम जो है वो हमेशा से ये लोग बड़ी अपडेट करते रहते हैं अपने आप को। अच्छा, अब ये तो है नई स्कीम। अब आप पूछेंगे सर ये तो अप्लाई नहीं हुई, तो जो पहले वाली है वो क्या है वो बताऊंगा तो आप दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे। बहरहाल मैं अब आपको ये चीज़ें बताता हूँ जो दोनों एजुकेशन स्कीम्स में कॉमन है, जो आपके ऊपर लाजमी तौर पे अप्लाई होनी है। आपने इनको मिस नहीं करना। आपने एजुकेशन स्कीम के अंदर जो है वो जो भी करना है, लेकिन आपने इन बातों का ख्याल रखना है, ये चेंज नहीं होनी। तो चाहे स्कीम पहली हो या दूसरी हो, इन दोनों में ये दो कुछ चीज़ें कॉमन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और यही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। कैफ के ग्रुप ए के 4 पेपर हैं और ग्रुप बी के भी 4 पेपर हैं। पेपर्स में कुछ चेंजेस हो सकती हैं, पुरानी स्कीम में कुछ और पेपर्स होते थे, नई स्कीम में कुछ पेपर चेंज है, लेकिन सिर्फ एक या एक पेपर चेंज है। कुछ भी पुरानी स्कीम से डिलीट नहीं किया, नई स्कीम में एक पेपर एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो अगर आप पुरानी स्कीम के हिसाब से पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, और अगर आप नई स्कीम के हिसाब से पढ़ना चाहेंगे फिर भी आपका नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से है कि बच्चे ये समझते हैं कि सर मुझे तो एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ जाएगी, मेरा नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पुरानी स्कीम के हिसाब से पढ़ें या नई स्कीम के हिसाब से पढ़ें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सही है जी। इसी तरह से एग्ज़ाम जो है वो हमेशा मार्च में और सितंबर में अभी आप होते हैं। मार्च में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको हम लोग स्प्रिंग अटेम्प्ट कहते हैं, और जो सितंबर में एग्ज़ाम्स होते हैं उनको हम ऑटम अटेम्प्ट कहते हैं। इससे पहले आप लोगों के हर 2 महीने, 1 महीने बाद पेपर होते थे, यानी कि 1 महीना छोड़ के अगले महीने पेपर होते थे। 2-2 महीनों के टाइम पीरियड में एक दफ़ा आपका पेपर होता था, साल में 6 अटैम्प्ट्स होती थी। अब ऐसा नहीं होगा। कैफ के अंदर मार्च में पेपर होते हैं और सितंबर में पेपर होते हैं। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम का पैटर्न। कैफ के अंदर जो एग्जाम्स होते हैं वो आपके पेपर बेस्ड एग्जाम होते हैं। आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, और क्वेश्चन पेपर आपको आंसर शीट मिलती है, आप उसे सॉल्व करते हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, 100 नंबर का होता है, कोई चॉइस नहीं होती क्वेश्चंस के अंदर, और आपको उसमें से 50 मार्क्स हासिल करने होते हैं। एक और बात, एग्जाम के अंदर आपको एडिशनल 15 मिनट मिलते हैं, जो इससे पहले आपको नहीं पता थे, कभी नहीं मिलते थे। एडिशनल 15 मिनट आपको मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। सो आपका 9 बजे पेपर स्टार्ट होता है, 9:15 तक आपको आंसर शीट नहीं मिलती। आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर को देखते रहते हो, उसको हाईलाइट करते हो, उसके ऊपर हल्की फुल्की मार्किंग करते हो। आंसर शीट पे क्वेश्चन पेपर पे लिखने की इजाज़त नहीं है, सिवाय अपना नाम के। आपने क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना। तो क्वेश्चन पेपर जो है वो आप 15 मिनट पढ़ेंगे। आप उसमें ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कैसे पेपर देना है, कौन सी चीज़ को पहले करना है, कौन सी चीज़ को बाद में। और अगर कुछ आप हाईलाइट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन
15 मिनट तक आपको आंसर शीट नहीं मिली, और 15 मिनट के बाद जब आप आंसर शीट मिलेगी तो आपका जो टाइम है वो 12:15 तक आपके पास टाइम होगा। आप 3 घंटे में ये पेपर जो है ये अटेम्प्ट करेंगे। ये चीजें हो गई। अच्छा, रूल्स ऑफ प्रोग्रेशन जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ए के 2 पेपर आप पास करेंगे तो फिर आप ग्रुप बी में जाएंगे। ये है रूल जो आप समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ग्रुप बी के पेपर्स आप नहीं दे सकते। ये रूल नई स्कीम और पुरानी स्कीम में थोड़ा सा फर्क है। नई और पुरानी स्कीम में इन दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन सब्जेक्ट्स का फर्क है कि इस पुरानी स्कीम में ये था कि आप 2 पेपर्स नहीं, जब तक पास नहीं करते थे आप नई स्कीम में नहीं जा सकते थे। और वो 2 स्पेसिफिक पेपर्स थे। लेकिन नई स्कीम में उन्होंने कहा कि कोई पेपर स्पेसिफिक नहीं है, बस 2 पेपर पास कर लें तो फिर आप ग्रुप बी में जा सकते हैं। मैक्सिमम आप 4 पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, और मिनिमम जो है वो आप 1 पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें कोई वो प्रॉब्लम्स नहीं है। कैफ के 8 सब्जेक्ट्स हैं और 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं। ये 10 चीजें आप करेंगे तो फिर आपका कैफ पास कंसिडर किया जाएगा। दोबारा बताता हूँ, कैफ के 8 पेपर्स हैं और 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं। पेपर्स जो होते हैं वो उसका एग्जाम आई कैप लेता है, उसका एग्जाम हॉल में जाके होगा। आप उसके बाद जो है ना वो उसकी इंफॉर्मेशन पेपर देंगे। पेपर आपका उसका तकरीबन 1.25 से 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाता है, और फिर उसके बाद आपको पता चल जाता है कि आप उसमें पास हैं या नहीं। एक अटेम्प्ट में आप जितने पेपर देते हैं, अगर आप वो सारे पास कर लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना जितने पास होते हैं आपको उसका उतने पास हो जाते हैं, बाकी आपको दोबारा देने पड़ते हैं। जो हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं ये 2 हैं। पीपीई, पीपीई स्टैंड फॉर प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस कोर्स। ये आपका प्रेजेंटेशन का कोर्स है। ये आपका मोटिवेशन और आपका प्रेजेंटेशन बेहतर करने का कोर्स है। आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसको बेहतर करने का कोर्स है। ये लोगों से बातचीत करने का आपको सिखाता है। ये जो कोर्स है ये वर्कशॉप टाइप का होता है, जिसमें आपको ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। बात करने का तरीका, आपको ऑडियंस से बात कैसे ऑडियंस को एड्रेस कैसे करना है, आपने डिफरेंट टाइप के आइडियाज को कैसे प्रेजेंट करना है, आपने क्रिटिकल थिंकिंग कैसे अपनी इवैल्यूएट करनी है, आपने सीवी कैसी बनानी है, आपने इंटरव्यूज कैसे देने हैं, आपने ड्रेसिंग कैसे करनी है, आपने लोगों से बात कैसे करनी है, आपने खाना पीना है तो उसमें आपको किन आदाब का ख्याल रखना है। तो ये बेसिकली आपको एक वेल राउंडेड फाइनेंस प्रोफेशनल बनाती है। क्योंकि नॉर्मली होता ही है कि हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं उनको बातें तो बहुत सारी पता होती हैं, लेकिन उनकी ड्रेसिंग इतनी अच्छी नहीं होती, उनकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं होती। वो बात करते हैं तो बात ठीक तरीके से नहीं कर पाते। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कोर्स है, जो ये 70 घंटे का कोर्स है पीपीई का, जो आपकी एजुकेशन में ऐड किया गया है, और ये बहुत वैल्यू जनरेट करता है। मैं ये समझता हूँ कि कैफ सारा एक तरफ और ये जो पीपीई का कोर्स है ये एक तरफ। क्योंकि अगर आपको अपनी बात करनी ही नहीं आएगी, अगर आपको अपनी बात बतानी ही नहीं आएगी, तो फिर आप कुछ भी नहीं इसमें से आपको इन सारी इन्फॉर्मेशन का शायद हो सकता है कि फ़ायदा इतना ज़्यादा ना हो। इसी तरह से एमएस ऑफिस का कोर्स है। आप जब काम करते हैं तो मोस्टली अब क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो एमएस ऑफिस का कोर्स आपको आईटी से रोशनास कराता है। वो आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ले जाता है। वो आपको बताता है कि भाई ऑफिस के अंदर किस तरीके से आप डिफरेंट टाइप की डॉक्यूमेंटेशंस करते हैं। डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, कुछ वर्किंग्स बनानी है तो कैसे बनानी है, डिटेल्स, चार्ट्स, ग्राफ्स, इस तरह की चीज़ें बनानी है तो आपने कैसे बनानी है, रिपोर्ट बनानी है, लेटर लिखना है, आपने स्लाइड्स बनानी है प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ये आपको एमएस ऑफिस कोर्स में सिखाई जाती हैं। इन दोनों कोर्सेज की एजुकेशन स्कीम के अंदर जो नई एजुकेशन स्कीम आ रही है, इसमें इन दोनों कोर्सेज की असेसमेंट करेगा आई कैप। यानी कि अभी इस वक्त एज ऑफ नाउ पुरानी स्कीम में क्या फ़र्क था? पुरानी स्कीम में ये था कि इसका पेपर नहीं होता था। आप जिस कॉलेज में करते थे, जिस टीचर से आप ये पढ़ते थे, वही टीचर आपको एवेल्युएट करता था और आई कैप को मैसेज कर देता था कि आई कैप भाई ये बच्चे ने अपना ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, मैंने उसको एवेल्युएट कर लिया। टीचर के पास पावर थी इसमें। अब आगे क्या होगा कि आई कैप वाले इन दोनों कोर्सेज की नई एजुकेशन स्कीम के अंदर इन दोनों कोर्सेज की इवैल्यूएशन करेंगे। इन दोनों कोर्सेज की इवैल्यूएशन खुद करेंगे, यानी कि उस बच्चे का फाइनल प्रेजेंटेशन आई कैप वाले खुद अटेंड करेंगे। या ऐसे हो सकता है कि उस बच्चे का जो फाइनल जो उसको एक्सरसाइज दी गई है कि यार एक्सेल में ये बना के लाओ या वर्ड में ये बना के लाओ, वो आई कैप वाले खुद असेस किया करेंगे। तो ये एक चेंज आ रहा है नई एजुकेशन स्कीम के अंदर कि बच्चों को हैंड्स ऑन कोर्सेज जो है उसका जो फाइनल सर्टिफिकेट होगा वो आई कैप वाले खुद एवेल्युएट करके दिया करेंगे। इसके ऊपर आई कैप ने अपनी जो एवेल्युएशन क्राइटेरिया है वो भी डिज़ाइन करना शुरू कर दिया और इसके ऊपर काम भी करना शुरू कर दिया है। तो जनाब यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात निकलती है, वो ये कि आप इस वक्त एज ऑफ नाउ जो ओल्ड एजुकेशन स्कीम चल रही है उसके अंदर इन पेपर्स की असेसमेंट आई कैप नहीं करता। और वो जब असेसमेंट करेगा तो वो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि वही काम जो आपने
अपने टीचर के सामने करने हैं, वो बेसिकली 4-5 और लोगों के सामने करने हैं, और अगर 4-5 और लोगों के सामने भी आप वो बात प्रेजेंट नहीं कर सकते तो फिर आपको पीपीई का तो फायदा ही कोई ना हुआ। तो ये जो चीज़ है, ये मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल नहीं होगी कि आई के आप अगर हैंड्स ऑन कोर्सेज की असेसमेंट करता है तो ये कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल या चैलेंजिंग बात नहीं होगी। आप लोगों के जहन में जितने सवाल हैं सारे मैं आंसर करके जाऊंगा, आपने घबराना नहीं है और सवाल पूछने से शर्माना नहीं है। ठीक है जी, तो आप सवाल पूछें, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे मैं इंशाल्लाह उनको वन बाय वन ज़रूर एड्रेस करूंगा। ये सेशन रखा ही इसलिए है कि आपको कुछ बेसिक बातें बता दी जाएं, फिर आपके सवाल होंगे। इवन आपको मैं ये ऑप्शन भी दूंगा कि आप माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन अभी पहले मुझे ज़रा मेरी बेसिक बातें बताने दीजिए जो कि मैंने प्लान की हैं कि भाई मैं आपको बता दूंगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो है मैक्सिमम टाइम पीरियड टू पास द कैफ। आई कैफ कहता है कि भाई आपने जिस दिन पहले दिन अपना कैफ का पहला पेपर दे दिया, वो दिन आपने सुनहरी हरूफ से बहुत बड़ा बड़ा करके अपने कमरे में लिख के रख लेना है। उसको उसका टैटू बनवा लेना बाजू पे, और उसको जो है ना वो उसके नाम से जो है ना वो आपने एक यादगार बना लेनी है, क्योंकि वो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जिस दिन आपका पहला पेपर है कैफ का, उस दिन में 5 साल आपने ऐड करने हैं, 5 years। तो वो जो दिन आएगा, डेट विल बी योर लास्ट डे। अगर उस दिन की शाम होने तक आपके कैफ के पेपर्स पास ना हुए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो 5 साल का टाइम बहुत ज़्यादा होता है। फर्ज करें कि आप लोगों का पहला पेपर जो है वो सितंबर के अंदर है, और सितंबर की 5 तारीख को, सितंबर 5 2025 जो है वो आपकी डेट है जिस डेट पर आपने पहला कैफ का पेपर दिया है। उस दिन से 5 साल आपने काउंट करने हैं, तो 5 years बन जाएंगे। क्या? 5 सितंबर 2030। तो 2030 तक आप लोगों ने अपने जो है ना वो कैफ के पेपर्स पास करने हैं। अगर उस दिन की शाम आपका कोई पेपर रहता हुआ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और आई कैप डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में बड़ा सख्त है, आई कैप ने इस दफ़ा बहुत सारे बच्चों को डिस्क्वालीफाई किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये तो बहुत ही एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है आई कैप ने। मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो 3 नहीं तो 4 अटेम्प्ट्स में कैफ पास कर लेते हैं, अगर वो कुछ बेसिक बातों का ख्याल रखें। वो बेसिक बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप वो मिस करेंगे तो आपको नुकसान होगा। ठीक है जी। तो मैक्सिमम टाइम पीरियड की बात कर ली, रूल्स ऑफ प्रोग्रेशन की बात कर ली, हमने हमने एग्जाम पैटर्न, नंबर ऑफ पेपर्स टू बी अटेम्प्टेड, ग्रुप ए ग्रुप बी, हैंड्स ऑन कोर्सेज, सारों की बात कर ली है। अब हम चलते हैं आगे। वो बच्चे जो कि जुलाई 2025 की अटेम्प्ट पास नहीं कर सकेंगे, सबसे पहले तो उन बच्चों की बात करते हैं। देखिए, आपका रिजल्ट आएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने घबराना नहीं है। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तो आपने उसको खुश दिली से कबूल करना है, और आपने अपने पेरेंट्स के साथ ये बात शेयर करनी है, झूठ नहीं बोलना पेरेंट्स से। ठीक है, खुदा ना खास्ता अगर अल्लाह ना करे आपका इस तरह से जो है वो सिचुएशन बनती है, तो आप जुलाई के बजा बाद सितंबर की अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। आपका कोई वक्त ज़ाया नहीं होगा, आपका कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा जो कवर नहीं हो सकता। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना, और कोशिश ये करनी है कि सितंबर में अपने जो भी पेपर्स आपके रह गए हैं उनको कवर कर सकें। जब रिजल्ट आएगा अभी कुछ दिन बाद, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रिजल्ट के ऊपर भी आपके साथ एक रिजल्ट गाइडेंस सेशन रख लिया जाए, ताकि जो बच्चे पास नहीं हो सके उनको हम आगे बताएं कि वो उन्होंने करना क्या है। अच्छा, जो बच्चे पास हो गए उनके वाले से ये था कि अब अभी फर्ज करें रिजल्ट आता है तो आप पास कर जाते हैं, अल्लाह करे आप पास कर जाए, फर्ज करने की बजाय हम लोग दुआ करते हैं कि आप पास कर जाएं। जब आपका पीआरसी क्लियर हो जाएगा तो फिर अब आपके पास आगे दो ऑप्शंस हैं, आपके पास 2 महीने हैं, अगस्त का और सितंबर का। तो आपके पास ये 2 मंथ्स हैं, क्योंकि होता ही है कि मोस्टली जो कैफ की क्लासेस होती हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, वो स्टार्ट होती हैं सितंबर में, बल्कि सितंबर के भी एंड पे, क्योंकि सितंबर के स्टार्ट में एग्जाम्स होते हैं, उसके बाद जो है वो सितंबर के बिल्कुल एंड पे जाके जो है ना वो क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो इस दफ़ा भी डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स पे जो प्लान है वो 29 सितंबर का है। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं। देखिए, वो बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, आपको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के पास लॉन्ग बैच नियर पीयर का आ रहा है। नियर पीयर का लॉन्ग बैच आपको ये बताएगा कि आपने किस तरीके से तैयारी करनी है। लॉन्ग बैच से मुराद है कि आप अभी से नियर पीयर के लेक्चर्स की एक्सेस ले लेंगे और आप अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे। आपका एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसमें आपके साथ जो है वो डेली बेसिस पे जो भी आपके क्वेश्चन होंगे टीचर उनको रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, और आप आज से ही पढ़ना शुरू कर देंगे। आज से पढ़ने का आपको ये फ़ायदा होगा कि जब तक दूसरे बच्चे कैफ स्टार्ट करेंगे, आप 2 महीने की स्टडीज कंप्लीट कर चुके होंगे। आपने प्लान अपना वैसे ही रखना है, यानी कि आपको जब कंटेंट मिलेगा, लेक्चर्स मिलेंगे, अगर वो 4 महीने की स्टडी से मुतालिक है तो आपने 4 महीने में ही ये कोर्स कंप्लीट करना है, लंबा नहीं करना।
क्योंकि जब आप अगस्त में कंप्लीट करते हैं तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, आप दिसंबर के स्टार्ट तक जाते जाते आप लोगों ने अपना कैफ कंप्लीट कर लेना है। जो आपके जो भी कैफ के जो कोर्सेज हैं, जो कैफ के सब्जेक्ट्स हैं, अपना सिलेबस वो आपने कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपके पास 2 महीने होंगे, जनवरी का और फरवरी का। ये 2 महीने आप अपनी रिविजन्स के लिए, आप अपनी पास पेपर की प्रैक्टिस के लिए और अपने जो भी लूप होल्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको कवर करने के ऊपर लगाएंगे। तो आप इजीली 4 पेपर्स भी तैयार कर सकते हैं अगर आप अभी से शुरू करें। लेकिन अगर आप सितंबर में स्टार्ट करेंगे या बल्कि अक्टूबर में स्टार्ट करेंगे, तो आपको फिर चाहिए कि आप 4 नहीं बल्कि 3 पेपर्स लें। ठीक है जी। तो आइडियली आपको इस वक्त जो पेपर्स लेने चाहिए वो है FAR 1। लाजमी तौर पे FAR 1 आपको पिक करना चाहिए, क्योंकि FAR 1 का सिलेबस मुश्किल होता है। मैं क्योंकि खुद FAR 1 पढ़ाता हूँ, तो मुझे इस सब्जेक्ट के अंदर आने वाले चैलेंजेस का अंदाजा है। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों को ये आता है कि बच्चे PRC 4 की अकाउंटिंग से बाहर ही नहीं निकल पाते। PRC 4 में छोटे छोटे MCQs आ गए तो पेपर पास कर लिया, तो उनको लगता है कि यार हमें तो अकाउंटिंग आती है। अकाउंटिंग आती है कि नहीं आती है FAR में जाके आपको पता चलेगा। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग विच इज़ योर CAF 1 पेपर, इस पेपर को आपको चाहिए कि आप एज अर्ली एज पॉसिबल शुरू करें। आप कुछ भी करें, कोई भी काम करें, लेकिन FAR 1 पढ़ना शुरू कर दें। ये नहीं कि मेरा पेपर है इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन FAR आपको लाजमी तौर पे शुरू कर लेना चाहिए। क्योंकि बच्चों के फेलियर की सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि इसका सिलेबस ज़्यादा होता है, बच्चे PRC 4 की माइंडसेट से बाहर नहीं निकल पाते, और एंड तक जाते जाते अक्सर बच्चों के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह जाते हैं। तो आपके पास अगर 8 महीनों का टाइम आ गया है, तो आपने इन 8 मंथ्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है और अपनी अकाउंटिंग का जो पेपर है वो लाजमी तौर पे लेना है। सेकंड इज योर टैक्स पेपर। आप टैक्स का पेपर ले सकते हैं। टैक्स के पेपर के अंदर जो है वो आपको इसमें सर फरूख का टैक्स का कोर्स अवेलेबल होगा, और सर अली इमरान साहब का टैक्स का कोर्स अवेलेबल होगा। दोनों टीचर ही अपने टैक्स के अंदर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, बच्चों को बड़ा अच्छा गाइड करते हैं। और इसमें दोनों ही टीचर जो हैं इन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के अंदर इनके स्टूडेंट्स के मेरिट सर्टिफिकेट्स भी आए हुए हैं। ठीक है जी। तो ये आप टैक्स का पेपर भी जो है ये भी ले सकते हैं। तो ये 2 पेपर्स तो आप अभी से ले सकते हैं। ये नई स्कीम हो या पुरानी स्कीम हो, इन दोनों में कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। FAR 1 के सिलेबस में कुछ एंड पे कुछ टॉपिक्स टीचर्स कराते हैं जो थोड़े प्लस माइनस हुए हैं, लेकिन जब तक आप वहां पे पहुंचेंगे आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि इसमें नई स्कीम के बारे में क्या गाइडलाइंस है और फाइनली नई स्कीम का क्या हो रहा है। तो एक तो ये चीज़ समझना जरूरी है। देन आपके पास जो पेपर है वो है बिजनेस लॉ। आप बिजनेस लॉ शुरू करें और कंपनी लॉ शुरू करें अगर इसके साथ आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम बिजनेस लॉ तो लाजमी शुरू कर लें। क्योंकि इसमें आपका जो सिलेबस है वो नया पेपर जब आएगा जिसमें बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ मर्ज हो रहा है, तो उसमें भी यही वाले कंटेंट और यही वाला सिलेबस मोर और लेस शामिल होगा। अगर कोई चीज़ आप थोड़ा सा कोई एक आध चैप्टर आपने एक्स्ट्रा पढ़ भी लिया हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। तो कम से कम ये 2.5 पेपर आपने अभी से ज़रूर स्टार्ट कर लेने हैं। और इसके बाद जब तक न्यू एजुकेशन स्कीम के बारे में बाकी चीज़ें क्लियर होती हैं, आप उसको इन इन सब्जेक्ट्स को लेकर चलें, क्योंकि अगर आपने इनको कैप्चर कर लिया तो इसके बाद जो रह जाता है वो ईजी है, वो इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। तो ये लॉन्ग बैजेस आपके पास नियर पियर के इस वक्त अवेलेबल है। आप इनको स्टार्ट करें। आप अभी से स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो आपको इस कोर्स का कंटेंट मिल जाएगा, लेक्चर्स मिल जाएंगे, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह मिल जाएगा जिसमें आप अपने टीचर से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो ये है। ठीक है जी। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो ये भी सोचते हैं कि हम लोग एक काम और कर सकते हैं, डैट इज हैंड्स ऑन कोर्सेज। हैंड्स ऑन कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। हैंड्स ऑन कोर्सेज PP और MS ऑफिस के कुछ कोर्सेज हैं, ये आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। जो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस का हैंड्स ऑन कोर्स है वो आप सिर्फ फिजिकली कर सकते हैं, वो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको किसी भी ऐसे इदारे से रब्ता करना होगा जो ICAP से अप्रूव्ड है। ICAP से अप्रूव्ड इदारों को रीट कहते हैं, रजिस्टर्ड अकाउंटिंग एजुकेशन ट्यूटर, RAET। और आपके इलाके में हो सकता है अगर आप बड़े सिटी से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई रीट जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। वे फिजिकली आप वहां से कर सकते हैं। और जो MS ऑफिस का हैंड्स ऑन कोर्स है ये ऑनलाइन किया जा सकता है। MS ऑफिस के हैंड्स ऑन कोर्स में आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं और इसको सेल्फ पेस मोड पे पढ़ सकते हैं। सेल्फ पेस मोड इज जस्ट लाइक नियर पियर का मोड, कि आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं, कंटेंट मिल जाता है, आपने वो लेक्चर्स लेने हैं, उसके बाद आपने उसका जो टेस्ट है वो पास करना है और फिर आप आगे मूव कर सकते हैं। इसमें कुछ लेक्चर्स एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, यानी कि अगर आप कुछ लेक्चर्स स्किप कर देंगे तो फिर आप आगे नहीं जा सकेंगे। तो इसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक किया जाता है, आपको एक लेक्चर का पाथ दे दिया जाता है, आप उस पाथ को 1 बाय 1 फॉलो करते चले जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि इसमें आप टाइम बाउंड नहीं है।
और ना ही आप लोकेशन बाउंड है कि आपने लाजमी तौर पे फिजिकली जाके लेना है। आप अपने घर में बैठे हुए रात को भी उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं, दिन में पढ़ सकते हैं, वट एवर द टाइम इज अप्रोप्रिएट फॉर यू, आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो हैंड्स ऑन कोर्स MS ऑफिस के ऊपर जो है वो आप कर सकते हैं, और इसको नियर पियर भी ऑफर कर रहा है। नियर पियर जो कोर्स ऑफर कर रहा है वो SBI के ताउन से, और SBI के साथ इन कोलैबोरेशन कर रहा है, क्योंकि ये कोर्सेज जो हैं ये आपको जो प्रोवाइड किए जाते हैं ऑनलाइन, ये SBI की वेबसाइट पे दिए जाएंगे। ठीक है जी। लेकिन आप नियर पियर की वेबसाइट से बात करेंगे या नियर पियर वालों से बात करेंगे तो हम आपको इसमें अच्छा डिस्काउंट भी दे देंगे। तो हैंड्स ऑन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। इसका एक और फायदा आपको ये होगा कि आप अभी अगर एनरोल कर लेंगे तो देर आर वेरी गुड चांसेस कि आपको नई एजुकेशन स्कीम से पहले पहले आपको एनरोल कर दिया जाएगा, और उससे गुड चांसेस कि आप ICAP की जो असेसमेंट है उससे बच जाएंगे। ठीक है जी। तो ये दो ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद है। अगर आप इसमें कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन MS ऑफिस का हैंड्स ऑन कोर्स तो जो है ना वो आप बिल्कुल आप उठा सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ना तो इसमें आप टाइम बाउंड होते हैं, और ये कोई बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत सारा मुश्किल सवालों वाला कोर्स नहीं है। इसमें कोई पास पेपर की प्रैक्टिस नहीं करनी होती है, इसमें कोई एडिशनल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। आप इसको डेली बेसिस पे साथ साथ करते जाते हैं और उसको साथ साथ पढ़ते चले जाते हैं। तो जनाब ये है ICAP जो नियर पियर आप लोगों के लिए ऑफर कर रहा है। एक तो लॉन्ग बैच है, लॉन्ग बैच आप ले सकते हैं, और इसमें हमारी जो स्टार फैकल्टी लाइन है इनसे आप पढ़ सकते हैं। और नई स्कीम हो या पुरानी स्कीम, आपको जो मैंने सब्जेक्ट्स बता दिए हैं अगर आप वो कंटिन्यू करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा और आपका टाइम भी बचेगा। और इसी तरह से हैंड्स ऑन कोर्सेज के अंदर PP जो है वो आप किसी फिजिकल इदारे से कर सकते हैं, लेकिन MS ऑफिस आप नियर पियर से रब्ता करके कभी भी शुरू कर सकते हैं। और उसका आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको एक तो टाइम बचेगा, और देर आर गुड चांसेस कि आपको असेसमेंट से भी आपकी जान छूट जाए, क्योंकि असेसमेंट तो नई स्कीम में आ रही है ना। तो आप अगर अभी इनरोल कराएंगे तो अभी क्या चल रहा है, पुरानी स्कीम चल रही है, पुरानी स्कीम में असेसमेंट नहीं है। तो जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल करा लेंगे उनको उम्मीद है कि ICAP फोर्स नहीं करेगा कि भाई आप लोग अब असेसमेंट के अंदर आए। ठीक है जी। और अभी पता नहीं है कि स्कीम को आने में कितना टाइम लगेगा, तो आप अगर अभी इनरोल करा लेंगे तो आप असेसमेंट से बच सकते हैं। ठीक है जी। सो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ, वो ये है कि कैफ को एज अर्ली एज पॉसिबल पास करना आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, आपको चाहिए कि आप इस तरह से अपना प्लान करें कि आप कैफ एज अर्ली एज पॉसिबल क्लियर कर लें, क्योंकि यही वो मुश्किल फेज होता है आपकी लाइफ का जिसमें आपने एफर्ट्स करनी होती हैं। इसके बाद आगे जाके आपको आदत हो जाती है। ठीक है। तो वाई यू शुड पास कैफ इन योर अर्ली स्टडीज। सबसे पहली बात कि आप आर्टिकल्स जो होते हैं ना, ये आपको अच्छी फॉर्म में मिल जाते हैं। अक्सर मुझे बच्चे, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर वो मुझे बताएं बिग फोर में कैसे आर्टिकल्स मिलेंगे, या ये हो गया वो हो गया। तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि भाई, अगर आपने मिनिमम पॉसिबल टाइम में आर्टिकल्स किए होंगे तो फिर अब वो फॉर्म भी आपको ज़्यादा प्रेफर करेगी, क्योंकि ये एक क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं है कि ये गारंटी होती है कि आपने मिनिमम पॉसिबल टाइम में आर्टिकल्स अपने कंप्लीट कैफ कंप्लीट कर लिया तो आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। लेकिन आप देखें ना, एक जगह है वहां पे जाने के लिए बहुत सारे लोग वहां पे ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन फिर वो लोग भी कोई ना किसी तरीके से ग्रेडिंग करेंगे। लेकिन अगर वो कोई ऐसी ग्रेडिंग करेंगे जो अनफेयर होगी तो लोग उनके खिलाफ बात करेंगे। तो इसलिए एक फेयर ग्रेडिंग है कि वो बच्चा जो ज्यादा मेहनती है, वो बच्चा जो अच्छे तरीके से बात कर सकता है, वो बच्चा जिसने PPE का कोर्स सही तरीके से किया हुआ है, जिसने हैंड्स ऑन कोर्सेज अपने अच्छे किए हुए हैं, उस बच्चे को वो ज्यादा मौका दे सकते हैं। इसके अलावा आपके ऊपर आप देखेंगे टैक्स और लॉ जो है वो अक्सर चेंज होता रहता है। तो अगर आप पेपर अनफॉर्चुनेटली बार बार फेल करते रहेंगे तो आपको बार बार नए सिलेबसेस का सामना करना पड़ेगा। नए पेपर्स देने से आपको उसकी एजुकेशन, पेपर फेल करने से दोबारा पढ़ने की फीस भी पड़ती है, और इसके अलावा आपको सब्जेक्ट रिपीट करने की फीस भी पड़ती है। फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह आपको स्टाइपेंड के तौर पे मिल जाती है जब आप आर्टिकल शुरू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको कैफ का पेपर जो है ये एज अर्ली एज पॉसिबल पास करने चाहिए। इनमें फेलियर को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है जी। सो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ करनी थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होंगी। अब बताएं आप लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं, फिर एक एक करके इन लोगों को या इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। यही क्वेश्चन है जिसको मैं भी आगे जिक्र कर रहा था। स्टूडेंट ने सवाल पूछा है कि नियर बियर के थ्रू आज ही मैंने MS ऑफिस का कोर्स बाय किया है, तो क्या मुझे पेपर देना पड़ेगा। देखें, जब तक नई एजुकेशन स्कीम नहीं आती पेपर का कोई जिक्र नहीं करना। पेपर जो इसका है उसके बारे में
आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नई एजुकेशन स्कीम आएगी तो आई कैप उसमें बताएगा कि जिन बच्चों का ऑलरेडी कोर्स चल रहा है उनके साथ क्या होगा। और ज्यादा चांसेस हैं, मेरे ख्याल से 95% से भी ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आई कैप कहेगा कि जिन बच्चों के पुराने कोर्सेज चल रहे हैं उनके साथ हमें कोई टेंशन नहीं है। जो नए बच्चे हैं उनको जो है वो अब पेपर देना पड़ेगा। तो ऐसे ही होता है, जो नई स्कीम आती है वो प्रोस्पेक्टिव अप्लाई होती है, आगे ऑनवर्ड्स अप्लाई होती है, वो पीछे अप्लाई नहीं होती। बल्कि मुझे याद है इससे पहले कि जब नई एजुकेशन स्कीम इससे पीछे वाली आई थी, एजुकेशन स्कीम 2021, तो इसमें जब इन्होंने हैंड्स ऑन कोर्सेज डाले थे तो इन्होंने तो ये कहा था कि वो बच्चे जिन्होंने अभी तक कैफ क्लियर कर लिया है उनको हैंड्स ऑन कोर्सेज देने की जरूरत नहीं है। बल्कि वो बच्चे जिन्होंने अगले 6 महीने तक भी कैफ क्लियर कर लेंगे उनको भी हैंड्स ऑन कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि वो हैंड्स ऑन कोर्सेज लेकर आए, लेकिन उन्होंने उसकी एप्लीकेबिलिटी अगले साल की रखी कि हम अगले साल से एप्लीकेबिलिटी इसकी डालेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक जो है ना वो कैफ कंप्लीट कर लिया उनके ऊपर नहीं है। तो ये इजी पॉलिसीज होती हैं, पास्ट में तो ये इजी पॉलिसीज ही रही हैं, आगे भी इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद रखेंगे तो अच्छा ही होगा। सवाल है सर, कुछ लोग PRC 4 के फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन को कंपलसरी कहते हैं, दे सेड अदरवाइज पेपर पास नहीं करता आई कैप, ये कंफ्यूजन क्लियर कर दें प्लीज। कौन से लोग कहते हैं, और मुझे भी ये इन्फॉर्मेशन अभी कुछ दिन पहले बच्चे ने शेयर की है। मेरा ये ख्याल है कि ऐसी बात मेरी नज़र से नहीं गुजरी। देखें, आई कैप बहुत सारे रूल्स और अपनी जो पॉलिसीज होती हैं उनको बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करता है। अगर ये वाकई ही ऐसे होता तो इसका बड़ी क्लियर गाइडलाइंस मौजूद होती हैं कि भाई आपने PRC 4 का पेपर लाजमी तो आपका तब पास होगा जब आप उसके अंदर वो 20 नंबर का सवाल भी पास करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि क्योंकि अब कुछ लोग कहना शुरू हो गए हैं, तो मैं ये करूंगा कि मैं आई कैप को एक ईमेल करूंगा जिसमें हम उनसे ये क्लैरिफिकेशन ले लेंगे। लेकिन मेरी पहली अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर इस तरह की कोई बात होती तो आई कैप बड़ा डिटेल से बताता और बड़ा क्लियरली कम्युनिकेट करता कि भाई PRC 4 का पेपर आपका तब पास होगा जब आप उस 20 नंबर वाले सवाल में पासिंग मार्क्स हासिल करेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसी कोई कम्युनिकेशन या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देखी। I have completed my metric and started learning CA from my home in online mode. As of the ICAP policy, I can't take admission in CA after passing metric because the minimum requirement is intermediate. My plan is to study both PRC and CAF in these 2 years. So when I took admission in CA, I will revise these and get the exams as quickly as possible and then start article. As of now, I have completed PRC 1 and 2. Currently studying PRC 2. Is this plan all right? देखिए, आपने ये कहा है कि आपने मैट्रिक किया और मैट्रिक के बाद आपने PRC की स्टडी जो है वो शुरू कर दी है, और आप ये सोच रहे हैं कि जब आप इंटर पास कर लेंगे फिर उसके बाद आप CA में आएंगे, और आपने PRC 1 कर लिया है। तो देखिए, आप फिर न्यू एजुकेशन स्कीम के हिसाब से पढ़ें। ठीक है, न्यू एजुकेशन स्कीम जो है उसमें PRC 1 के पेपर की ज़रूरत नहीं थी। जो आपने पढ़ लिया है PRC 2 बहरहाल चाहिए होता है वो आप पढ़ें। PRC 3 और 4 और नई एजुकेशन स्कीम की किताबें पढ़ लें, और अगर आपको लग रहा है कि आप इस तरह से तैयारी करते हुए आप जल्दी जल्दी पास कर लेंगे तो ये किया जा सकता है, क्योंकि FSC या जो आपकी इंटरमीडिएट होता है इसके इसकी अपनी भी तो स्टडी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसमें भी तो बच्चे फेल होते हैं। इसमें आपको ये देखना होगा कि आपकी अपनी स्टडी जो है वो तो नहीं खराब हो रही। और अगर आप CA पढ़ना चाहते हैं तो आप न्यू एजुकेशन स्कीम के हिसाब से CA पढ़ें। स्टूडेंट ने पूछा है सर, सेकेंडली ये जो पोर्टल नियर पीयर से हमने ले लिए और इन केस न्यू स्कीम आ जाती है तो क्या नियर पीयर से अगेन न्यू पोर्टल की एक्सेस लेनी है? देखिए, आपको 4 पेपर्स की एक्सेस दी जाएगी या 3 पेपर्स की, वट एवर, अगर आप फुल पेपर का पैकेज लेते हैं। तो आपको फर्ज करें कि अगर चेंजेस आ जाती हैं जिस सब्जेक्ट में, तो आपको उसकी जगह पे जो नया सब्जेक्ट आएगा वो मिलेगा। आपको एक्स्ट्रा कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। फर्ज करें कि आप बिजनेस लॉ का पेपर लेते हैं और बिजनेस लॉ के पेपर में कंपनी लॉ का पेपर ऐड हो जाता है, तो हम आपको उसमें बेनिफिट उसका दे देंगे। इसी तरह से अगर आप CMA का पेपर जो इस वक्त CAF 3 है वो ले लेते हैं और नए नई स्कीम आ जाती है तो आपको CMA से डाटा में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, या अगर आप चाहें तो आप CMA की अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एक स्टूडेंट कह रहा है मैं PRC का स्टूडेंट हूँ, PRC में क्या चेंजेस होंगी? PRC में जो चेंजेस हैं वो ये है कि जो PRC 1 का पेपर है उसकी जगह पे कोई और पेपर आ जाएगा, किसी और तरीके से वो उसकी असेसमेंट करेंगे। बाकी PRC में कोई चेंजेस नहीं है। PRC 3 और 5 को बस मर्ज करके एक पेपर बना रहे हैं। बाकी उसमें कुछ ना कुछ जो है वो टॉपिक वगैरह की छोटी मोटी चेंजेस हैं, वो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करती हैं। आप जिस तरह से पढ़ रहे हैं आप उसी तरह से पढ़ते रहें। जी जनाब, कोई और सवाल? किसी बच्चे का कोई और सवाल?
अगर है तो आप पूछ सकते हैं, आई विल बी वेटिंग। और अदरवाइज फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। जी जनाब, स्टूडेंट कह रहे हैं जी दोबारा से बता दें, मैंने आपको ये कहा है कि अगर नई एजुकेशन स्कीम आ जाती है और आप पहले से कुछ एनरोलमेंट कराई हुई है तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। इंशाल्लाह आपको हम नई एजुकेशन स्कीम के हिसाब से इक्विवेलेंट पेपर में उसका क्रेडिट दे देंगे। नेक्स्ट है जी, मैं पीआरसी का स्टूडेंट हूँ। पीआरसी में अब क्या चेंजेस है बता दिया सर। फिर पीआरसी वन की न्यू वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। देखिए पीआरसी वन जो है वो ऐसा नहीं है कि चेंज हो रहा है, पीआरसी वन आई कैप खत्म ही कर रहा है। तो जब वो खत्म कर देगा, जब वो पहले तो इसमें अभी टाइम है, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों के अभी पीआरसी वन के एग्जाम्स हो जाएंगे। लेकिन आई कैप ने ये कहा है कि पीआरसी वन के पेपर की जगह पे वो इंग्लिश लैंग्वेज टाइप का एक कोर्स लेकर आएंगे, जो शायद हैंड्स ऑन कोर्स हो सकता है। अब ये शायद है इसमें, क्योंकि अभी क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, इसलिए मैं उसको अंदाजन बता रहा हूँ। जैसे आपका आइल्ट्स का कोर्स होता है ना, जिसमें स्पीकिंग भी होती है, लिसनिंग भी होती है, राइटिंग भी होती है, रीडिंग भी होती है, तो ये तीन चार चीज़ें होती हैं। उसी तरह से आपको डिफरेंट क्राइटेरियाज पे एवेल्युएट किया जाएगा पीआरसी वन के लिए भी। तो जो पीआरसी वन का जो पेपर है ये अभी तो आपका एमसीक्यू बेस्ड है, और बाद में एमसीक्यू बेस्ड है, और इसमें कुछ आपकी कोई मेरा ख्याल है 50-60% का क्वेश्चन जो पेपर है वो आपने टाइप करना होता है। तो ये इसकी जगह पे आपका कुछ लिसनिंग, कुछ स्पीकिंग, कुछ रीडिंग, कुछ राइटिंग इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो जो भी होगा वो फिर उस वक्त आप लोगों को इंशाल्लाह उसमें बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने पेपर पास नहीं किया हुआ तो यानी कि वो आपने अगर लिया हुआ है और उस दौरान पेपर चेंज हो जाता है तो आपको डेफिनेटली जो नई स्कीम है उस हिसाब से क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है जी, मेरा ख्याल ये है कि स्टूडेंट के अब कोई फर्दर क्वेश्चंस नहीं है। उम्मीद है आपको इस सेशन का फायदा हुआ होगा, समझ आई होगी, मैं जो बात करना चाहता हूँ वो आपने सुन ली होगी। और अगर आपका फिर भी कोई सवाल हो तो हमारी जो टीम है ये हाजिर है, आप इनसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। ये आपको आपके तमाम क्वेश्चंस के तसल्ली बख्श जवाब देंगे। मेरा नंबर भी लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर। अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहें तो आप डायरेक्ट मुझे भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप रिटर्न मैसेज या वॉइस नोट कर दें, कॉल ना करें, क्योंकि अक्सर औकात किसी न किसी सेशन या किसी न किसी मीटिंग में मसरूफ़ होता हूं तो आपकी कॉल नहीं ले सकता। ठीक है जी, लेकिन यह है कि आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं जिसका मैं रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। नियर पियर का नंबर भी लिखा हुआ है, इस नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप करेंगे। आप इन्हें जब व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और जो भी आपने बात पूछनी हो इनसे, आप एडमिशन्स के वाले से कोई गाइडलाइंस लेनी हो तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। एडमिशन्स भी नियर पियर के नंबर पर ही प्रोसेस होंगे। ठीक है जी, आई थिंक देयर इज़ नो फर्दर क्वेश्चन। आप लोगों के क्वेश्चन सारे कंक्लूड हो गए हैं। आप लोगों से बात करके हमेशा की तरह बहुत मज़ा आया। उम्मीद है आपको सेशन का बेनिफिट हुआ होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफ़िज़।